Hello everyone. In today's session, we will discuss some previous year questions of GK for DU JET examinations. ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं सारे ही स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ फैक्ट्स भी मैं इस सेशन में कवर करूंगी, आपने वो फैक्ट्स भी लर्न रखने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर लॉट मैंने जो इसके अंदर कवर करे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज सेशन को ध्यान से पढ़ें और सारे ही फैक्ट्स को याद रखें। आइए जी, आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूएनईपी ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि यूएनईपी होता क्या है। तो मैं आपके लिए यूएनईपी की फुल फॉर्म लिख देती हूँ कि यूएनईपी बेसिकली क्या होता है। आपको सारी फुल फॉर्म्स जितना भी मैं सेशन में आपको बताऊं वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, प्लीज ध्यान रखें, यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट प्रोग्राम ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग, यूएनईपी के अकॉर्डिंग ग्रीन इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है। स्टूडेंट्स, ग्रीन इकोनॉमी में इंक्लूड होता है लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंट, सोशल इंक्लूजन। ये तीनों ही टर्म्स ग्रीन इकोनॉमी में इंक्लूड होती है। तो यूएनईपी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रीन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। These above all the options are included in the term green economy. और ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली हम डिफाइन करता है, यूएनईपी कैसे डिफाइन करता है ग्रीन इकोनॉमी को। ग्रीन इकोनॉमी एज वन विच इज लो कार्बन, जिसके अंदर कार्बन लो हो, रिसोर्स एफिशिएंट हो और सोशली इंक्लूसिव हो। वो सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी। यूएनईपी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रीन इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड है ये आपको पता होना चाहिए। आइए जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। विच सिटी वाज अवॉर्डेड बेस्ट कैपिटल सिटी इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स। किस सिटी को बेस्ट कैपिटल सिटी माना गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स, इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण होता क्या है। सर, स्वच्छ सर्वेक्षण बेसिकली क्लीनलीनेस सर्वे होता है। और ये क्लीनलीनेस सर्वे जो होता है ना, ये एनुअल सर्वे होता है। एनुअल समझते हो, एनुअल मतलब जो सालाना सर्वे होता है। और ये किस पे सर्वे किया जाता है, क्लीनलीनेस पे सर्वे किया जाता है स्टूडेंट्स, हाइजीन पे किया जाता है, सैनिटेशंस में किया जाता है, सिटीज में, टाउन्स में, अक्रॉस इंडिया। ये बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और स्वच्छ सर्वेक्षण किसने लॉन्च किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ, लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ, मैं लिख देती हूँ इसे, लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ, ये किस चीज का पार्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। ये तो आपको याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसके ऊपर कि ये किसका पार्ट है, तो आप ध्यान रखेंगे ये स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है बेसिकली, ठीक है जी। लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। और ये फर्स्ट सर्वे इसका कब लिया गया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट सर्वे लिया गया था इन द ईयर 2016। 2016 में पहला सर्वे लिया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, इसके अंदर जो कवर था एट दैट टाइम वो कितने सिटीज कवर था, ओनली 73 सिटीज आर कवर्ड। बट इन 2020, बट जब हम 2020 में आए तो 2020 में आप जानते हैं स्टूडेंट्स कितने सिटीज कवर किए गए, 4242 सिटीज बेसिकली इसके अंदर कवर किए गए। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिटीज कितनी ज्यादा इसके अंदर हाई अप हो गई है। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि 2020 में 4242 सिटीज कवर की गई इस सर्वे के अंदर, इसलिए हम इसको कहते हैं लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड। इसको लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे भी कहा जाता है वर्ल्ड का।
और ये सर्वे करता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सर्वे करता कौन है। सर्वे जो ये करता है वो करता है QCI। QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सर्वे वॉज कैरिड आउट बाय, मैं आपको ये भी लिख देती हूँ, सर्वे वॉज कैरिड आउट बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सर्वे कौन करता है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये सर्वे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम बताते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में मोर और लेस मैंने आइडिया दे दिया है कि बेसिकली ये होता क्या है। और हमें बताना था बेस्ट कैपिटल सिटी किसको मिली गई, तो बेस्ट कैपिटल सिटी की रैंकिंग में कौन आया, इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है स्टूडेंट्स, MP में। आपको जगह के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि वो चीज कहाँ पे लाए करती है, MP का पार्ट है मेरे पास इंदौर, ये क्लीनलेस सिटी बनी है। और सेकंड नंबर पे कौन सिटी है, सेकंड नंबर पे सूरत है जो कि गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए कि सूरत गुजरात में और ये सेकंड पोजीशन पे आया इस सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और नवी मुंबई जो है आपका वो आपके पास थर्ड पोजीशन पे आया है। थर्ड पोजीशन पे आपके पास नवी मुंबई है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और ये जो गोंडा है, गोंडा बेसिकली स्टूडेंट्स यूपी में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी का एक पार्ट है गोंडा। और जो गोंडा है बेसिकली वो डर्टीएस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, सबसे डर्टीएस्ट प्लेस कौन सी मानी गई है, गोंडा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे डर्टीएस्ट प्लेस है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। और हम उसको ये भी कह सकते हैं फिल्दीएस्ट, जो वर्ड यूज किया गया था स्टूडेंट, वो क्या यूज किया गया था इस सर्वे में, फिल्दीएस्ट सिटी कौन सी है, फिल्दीएस्ट सिटी वुड बी गोंडा। फिल्दीएस्ट इज नथिंग बट द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी हमारे पास कौन सी कहलाई गई है, गोंडा, जो कि गोंडा लाई करता है हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और 10 डर्टीएस्ट सिटीज निकाली गई हैं, जिसमें से 5 डर्टीएस्ट सिटीज तो स्टूडेंट्स यूपी की कंसीडर की गई हैं। यूपी में 5 सिटीज ऐसी हैं जो डर्टीएस्ट में कवर की गई हैं। बिहार और पंजाब में स्टूडेंट्स कितनी कितनी सिटीज डर्टीएस्ट हैं, पंजाब में और बिहार में 2 सिटीज ईच, 2 ईच सिटीज जिनको डर्टीएस्ट माना गया है। और एक आपकी महाराष्ट्र में भी डर्टीएस्ट माना गया है, प्लीज ध्यान रखें, महाराष्ट्र में भी आपकी डर्टीएस्ट प्लेस है। तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि डर्टीएस्ट में यूपी आ रहा है, फिर बिहार आ रहा है, और फिर आपके पास कौन आ रहा है, पंजाब आ रहा है। और अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे बनाया जाए एग्जाम में कि सबसे फिल्दीएस्ट प्लेस कौन सी है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग, तो वो गोंडा है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि गोंडा कहाँ है, तो आपको ये भी बताना चाहिए गोंडा कहाँ पे लाए करता है, यूपी में लाए करता है। और सेकंड पोजीशन पे कौन है, सूरत, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा प्लेस है, नवी मुंबई, जो महाराष्ट्र में लाए करता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में, इस चीज के बारे में आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोबारा से रिकैप करती हूँ। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है स्वच्छ सर्वेक्षण सर सर्वेक्षण है क्या बेसिकली, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एनुअल सर्वे है। किस पे, क्लीनलीनेस पे, आपके हाइजीन पे, सैनिटेशन पे, सिटीज में, टाउन्स में, ये वो वाला सर्वे है। ये कौन कंडक्ट करता है, किसका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है। फर्स्ट सर्वे कब हुआ था, 2016 में। कोई आपसे ये पूछ ले कितनी सिटीज कवर होती है, योर आंसर वुड बी 73 सिटीज। 2020 में कितनी सिटीज कवर हुई, 42 सिटीज। और इसके कारण इसको हमने क्या बोला गया, सेड टू बी द लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे कहा गया वर्ल्ड का। और ये सर्वे कौन करवाता है ये भी पता होना चाहिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और सबसे क्लीनलेस स्टेट किसको कहा गया, इंदौर, जो कि MP में पड़ता है। फिर सेकंड नंबर पे सूरत, जो गुजरात में है। थर्ड नंबर पे कौन है इस रैंकिंग में, नवी मुंबई, जो थर्ड पे है। और आपके फिल्दीएस्ट में कौन है, गोंडा, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में। और अगर आपसे पूछे यूपी के अलावा आपके डर्टीएस्ट प्लेसेस में कौन कौन है, तो आप बोल सकते हैं बिहार या पंजाब का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम यही ओवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंदौर। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या। एक मैं आपको और फैक्ट बताना चाहूंगी, बेसिकली इसी का एक फैक्ट है, वो भी बता देती हूँ आपको। वाराणसी, वाराणसी भी स्टूडेंट कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए हर चीज कौन सी जगह कहाँ पड़ती है, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। जीके में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कब आपके पास क्वेश्चन इसके ऊपर रेज हो जाए वी डोंट नो, तो इसलिए हमें जीके सेक्शन में सारी चीजें कवर करनी होती है। वाराणसी के बारे में भी कहती हूँ, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग ना, सर सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, वाराणसी जो कि यूपी में है, उसको बेस्ट गंगा टाउन की रैंकिंग मिली है।
बेस्ट गंगा टाउन की। अब ये बेस्ट गंगा टाउन है क्या, ये न्यू कैटेगरी एड ऑन हो रही है इसी ईयर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि इस ईयर कौन सी नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड हुई है, तो आप क्या बोलोगे, इस साल कौन सी कैटेगरी न्यू कैटेगरी है, बेसिकली ये कौन सी कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, बेस्ट गंगा टाउन की। अब ये बेस्ट गंगा टाउन है क्या, ये बेसिकली गंगा के बैंक्स में जो सबसे मतलब गंगा के किनारे जो सबसे क्लीनलीनेस टाउन है 500 रेडियस के अंदर अंदर, उसको हमने बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया है, रैंकिंग दी है। और बेस्ट गंगा टाउन में कौन आया है, वाराणसी। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल एसेट। टोटल एसेट के बेसिस पे लार्जेस्ट बैंक बताना है वर्ल्ड में कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे कि लार्जेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू द टोटल एसेट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड वुड बी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये लार्जेस्ट बैंक कहलाता है टोटल एसेट में। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट कौन सा कहलाता है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। सेकंड नंबर पे भी आपको गिनवा देती हूँ, सेकंड नंबर पे जो बैंक आता है वो कौन सा आता है, चाइना कंस्ट्रक्शन। प्लीज ध्यान से देखें, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक सेकंड नंबर पे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। थर्ड नंबर पे भी आपको बताती हूँ एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चरल बैंक आता है, प्लीज ध्यान रखें, एग्रीकल्चरल बैंक। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास क्या आता है, फोर्थ नंबर पे बैंक ऑफ चाइना आता है स्टूडेंट, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना। और ये भी जो एग्रीकल्चरल बैंक है स्टूडेंट्स, ये भी किसका है, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना है बेसिकली। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना है। तो आपको फर्स्ट नंबर पोजीशन पे पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है। सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो फिफ्थ पोजीशन पे है वो मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप आता है, ये फिफ्थ पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में। नेक्स्ट सिक्स पोजीशन पे एचएसबीसी होल्डिंग आता है और सेवेंथ पोजीशन पे जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी आता है। तो मैंने आपको बेसिकली रैंकिंग बता दी है। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो चाइना कंस्ट्रक्शन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ मैंने आपको सारी रैंकिंग बता दी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जी अगला क्वेश्चन इन जनरल नॉलेज, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर नेशन इज नॉट द मेंबर ऑफ बिमस्टेक। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई प्रकार से आता है ये वाला आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है स्टूडेंट कि सार्क क्या होता है, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम लोगों को सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म आनी चाहिए। सार्क की फुल फॉर्म बताने जा रही हूँ। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आपको सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए कि सार्क है क्या। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कब फाउंड हुई है, आपको फाउंडेड डेट भी पता होनी चाहिए। इसका जो फाउंडेड डेट है स्टूडेंट्स वो है 8 दिसंबर 1985 को ये फाउंड हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर ये एग्जाम्स में पूछा हुआ था कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। सार्क का हेडक्वार्टर बेसिकली काठमांडू पड़ता है स्टूडेंट्स। और काठमांडू कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, काठमांडू नेपाल में है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हुई, सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फाउंडेड डेट क्या है, 8 दिसंबर 1985। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, काठमांडू, जो कि कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, टोटल मेंबर्स कितने हैं, आपको टोटल मेंबर्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल मेंबर कंट्रीज इसके अंदर बेसिकली कितनी है, 8 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है अभी मैं आपको लिस्टिंग भी करूंगी कि टोटल मेंबर कंट्रीज बेसिकली है कौन कौन सी सार्क में, ये आपको बात पता होना चाहिए। और सार्क बेसिकली है क्या, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। सार्क है क्या, ध्यान से समझे। सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रमोट करती है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन।
इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट करती है, जो भी इसके मेंबर्स हैं। अब सार्क के कौन कौन से मेंबर्स हैं, जल्दी से हम सार्क के मेंबर्स लिख देते हैं। सार्क के मेंबर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क के मेंबर्स, तो जल्दी से इसके मेंबर्स लिख लेते हैं कि पहला मेंबर इसका स्टूडेंट कौन सा है। पहला मेंबर हम लिख लेते हैं, इसका पहला मेंबर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान एक सार्क का मेंबर है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट और कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके, बांग्लादेश भी इसका मेंबर है स्टूडेंट्स, बांग्लादेश भी इसका मेंबर है। थर्ड, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 8 मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। थर्ड मेंबर्स भूटान है। फोर्थ इसका मेंबर इंडिया है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ माय सार्क ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ इसका मेंबर है मालदीव्स, मालदीव्स भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट सिक्स्थ मेंबर इसका है हमारे पास नेपाल। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ मेंबर हमारे पास स्टूडेंट इसका क्या है, पाकिस्तान। एंड एट्थ एंड द लास्ट मेंबर वुड बी श्रीलंका। तो सार्क के कितने मेंबर्स हैं आपको ये याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने मेंबर्स हैं, योर आंसर वुड बी 8। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो 8 मेंबर्स की लिस्टिंग पूछ लेता है, तो आपको 8 के 8 मेंबर्स पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स आपके कि आपके पास 4 ऑप्शंस होती है और आपको चूज आउट करना होता है कि कौन सा मेंबर है, या आपको चूज आउट करना होता है कि कौन सा मेंबर सार्क का नहीं है। तो उस पर्पस के लिए आपको 8 के 8 मेंबर्स पता होने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सार्क के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं कि क्या क्या चीजें बताई हैं। तो फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, मेरे साथ साथ लर्न कर लें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड डेट 8 दिसंबर 1985 है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पड़ते हैं स्टूडेंट्स, काठमांडू नेपाल में। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8। क्या प्रमोट करता है सार्क, सार्क एक बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है। टोटल मेंबर्स इसके होते हैं 8। कौन कौन से मेंबर्स हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी क्या है, पार्ट है किसके, सार्क के। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर नेशन इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो ये सारे ही सार्क मेंबर नेशन होंगे, चेक करो। बांग्लादेश का सार्क मेंबर, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे ही मेंबर्स किसके पार्ट है, सार्क के पार्ट है। अब मुझे ये बताना था कि ये जो सार्क के पार्ट है इसमें से कौन सा मेंबर बिम्स्टेक का नहीं है। अब हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिम्स्टेक क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बताऊंगी। फुल फॉर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म हमें सबकी याद होनी चाहिए। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देख लें क्या होता है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, आपके लिए जीके के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं इस क्लास में कवर करूंगी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic, ध्यान से देखें। फुल फॉर्म्स मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। एंड इकोनॉमिक, और जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि बिम्स्टेक होता क्या है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है ऑलरेडी। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक बेसिकली एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए कि इसके मेंबर्स कितने होते हैं। इसके मेंबर्स मैं आप लोगों के लिए लिखने जा रही हूँ। इसके पास टोटल कितने मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इसके पास टोटल 7 मेंबर्स हैं। मेरे पास सार्क में 8 मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं। इसकी फाउंडेड डेट भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फाउंडेड डेट स्टूडेंट क्या है, 6 जून 1997। उसकी कौन सी डेट थी सार्क की, 1985, 8 दिसंबर, ध्यान रखें 8 दिसंबर, 6
मतलब कि 2 ही, अगर डेट्स वाइज देखा जाए तो 2 का ही डिफरेंस है। ये जून की बात है और वो दिसंबर की बात है, ध्यान रखें। हेडक्वार्टर्स अगेन इसके पता होने चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसके हेडक्वार्टर्स ढाका में है और ढाका आपको पता होना चाहिए कि ढाका कहाँ लाया करता है, हमारे बांग्लादेश में। तो हमारे पास क्या हो गया, बांग्लादेश। तो ढाका कहाँ लाया करता है, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक के मेंबर्स पता लग गए, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्स पता लग गए, फाउंडेड डेट हमें पता है। अब जल्दी से मेंबर्स की लिस्टिंग करते हैं। हम वो वाले मेंबर्स लिखते हैं जो बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो जल्दी से मैं बिम्स्टेक के मेंबर्स लिखना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि इसका स्टूडेंट्स हेड ऑफिस कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में हेडक्वार्टर, तो बांग्लादेश तो नेचुरल सी बात है उसका एक मेंबर होगा। इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट म्यांमार, म्यांमार भी किसका मेंबर है, म्यांमार भी आपके पास बिम्स्टेक का पार्ट है म्यांमार। नेक्स्ट आपके पास जो मेंबर है इसका श्रीलंका इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। नेक्स्ट थाईलैंड, थाईलैंड भी मेंबर है इसका। नेक्स्ट भूटान, भूटान इज ऑल्सो द मेंबर कंट्री। एंड नेक्स्ट वन इज नेपाल। तो ये सारे बेसिकली क्या है, मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक के। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करें, 7 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा सार्क मेंबर ऐसा है जो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। ध्यान से देखें, बांग्लादेश दोनों में आ रहा है, सार्क में भी, बिम्स्टेक में भी, इंडिया भी। म्यांमार हमारा सार्क का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा सार्क का मेंबर ऐसा है जो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। श्रीलंका भी पार्ट है, थाईलैंड हमारे पास सार्क का पार्ट नहीं है, भूटान मेरे सार्क का पार्ट है, नेपाल भी मेरा सार्क का पार्ट है। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो सार्क का पार्ट नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। पाकिस्तान मेरे बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, सार्क का पार्ट तो है बट बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। अगेन मालदीव्स भी मेरे पास किसका पार्ट है, सार्क का पार्ट है बट बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाए। और मेरे पास एक पाकिस्तान पार्ट नहीं है, एक मालदीव्स पार्ट नहीं है, एक अफगानिस्तान पार्ट नहीं है। इसका मतलब बिम्स्टेक में सार्क के कितने मेंबर्स आते हैं, सिर्फ 5 मेंबर्स आते हैं। कौन कौन से, जो सार्क में और बिम्स्टेक में कॉमन है। और वो कॉमन मेंबर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, भूटान है और नेपाल है। तो मेरे पास कितने मेंबर्स हो गए, ओनली 5 सार्क मेंबर्स आर कॉमन इन बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो जल्दी से हम आंसर मार्क करते हैं। सो आवर आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा सार्क का मेंबर है जो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। और बिम्स्टेक कह लो, सार्क कह लो, दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोशन करने के लिए निकलती हैं, अपनी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जब भी ऐसे इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है ना। तो बस हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, फाउंडेड डेट क्या है, क्या मेंबर्स हैं, सार्क में और बिम्स्टेक में कौन से कॉमन मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक के ऊपर भी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि कौन सा मेंबर ऐसा है जो सार्क का पार्ट नहीं है, या आपको क्वेश्चन दे देगा, लिस्ट आउट कर देगा कि कौन सा मेंबर बिम्स्टेक का पार्ट है और कौन सा मेंबर बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। ऐसे भी आपसे क्वेरी कर सकता है। तो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। The government has launched the Udemy helpline for which among the following? एक Udemy हेल्पलाइन लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने। हम लोगों को बताना है कि वो किस पर्पस के लिए लॉन्च करी गई थी। सबसे पहले तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताना चाहूंगी। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी। Udemy हेल्पलाइन लॉन्च करी गई थी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए। और मैं आपको एक और स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को हम MSME भी कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट में अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि MSME की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए Udemy ऐप को लॉन्च किया गया था। और Udemy हेल्प बेसिकली, मुझे ये वाली जो हेल्पलाइन थी ये मुझे क्या गाइड करती थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, जैसे असेसिबिलिटी ऑफ बैंक्स एंड अदर MSME रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की असेसिबिलिटी क्या है, बैंक्स को हम कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और अदर MSME रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है। तो ये हेल्पलाइन हमें गाइड करती थी MSME के बारे में, है ना। और अगर फार्मर्स के बारे में बात की जाए तो एक फार्मर्स के बारे में भी एक हेल्पलाइन निकाली गई थी, अगर आप लोगों ने सुना हो करंट अफेयर्स में, किसान हेल्पलाइन।
किसान हेल्पलाइन बेसिकली क्या करती थी, किसान हेल्पलाइन नाम से ही पता लग रहा है आपको, फार्मर्स को हेल्प करती थी ये वाली हेल्पलाइन, और फार्मर्स की ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए, उनका लर्निंग पर्पस, उनकी डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और अदर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए किसान हेल्पलाइन फार्मर्स को गाइड करती थी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर फार्मर रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आप कौन सी हेल्पलाइन बोलते स्टूडेंट, किसान हेल्पलाइन। क्योंकि एमएसएमई रिलेटेड था तो आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको इसमें से 3 क्वेश्चंस करवा दी, यूडेमी हेल्पलाइन एमएसएमई के लिए, एमएसएमई की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। अगर ये फार्मर्स रिलेटेड क्वेरी होती है कि फार्मर को टेक्नोलॉजी, हेल्प, ग्रोथ के लिए कौन सी हेल्पलाइन है, तो योर आंसर वुड बी किसान हेल्पलाइन। तो एक क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप देख रहे हैं, मैं आपको बड़े सारे फैक्ट्स दे रही हूँ, अगर इसके आसपास क्वेश्चन बनता है तो आप वो वाला क्वेश्चन भी इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। So let's start with the next question. Question number 6. Indian economist Geeta Gopinath gained recognition recently as she was appointed the, एक गीता गोपीनाथ इंडियन इकोनॉमिक्स्ट है, उसने रिसेंटली हमारे पास इसका नाम बहुत ही चर्चा में आ रहा था करंट अफेयर्स में। तो हम लोगों को बताना है गीता गोपीनाथ किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस पोस्ट पे थी, हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको गीता गोपीनाथ के बारे में बेसिकली बता दूं, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है किसकी, आईएमएफ की। अब आईएमएफ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगेन इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी समझते हो, पैसे से रिलेटेड फंड। इंटरनेशनल लेवल पे जो बैंक होता है वो आईएमएफ होता है। आईएमएफ का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, मैं आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स लिख देती हूँ आपके लिए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी आप जानते हैं कहाँ पर है, यूएसए में। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी आपको पता होना चाहिए, 27 दिसंबर 1945। याद है दिसंबर में हमने एक और फाउंडेड डेट पढ़ी है, कौन सी फाउंडेड डेट पढ़ी थी अभी हमने लास्ट, सार्क का जो आपका फाउंडेड डेट है वो भी दिसंबर में है, बट 27 दिसंबर आईएमएफ का है और 8 दिसंबर सार्क का है, ध्यान रखें। अगेन फाउंडेड डेट से आप टोटल मेंबर्स सार्क के याद कर सकते हैं, क्योंकि 8 दिसंबर फाउंडेड डेट है तो मेंबर्स भी कितने हैं सार्क के, 8। अगेन ये 1945 का टाइम है और वो 1985 का टाइम था सार्क। रिलेशन बना के याद करें, जल्दी आपको चीजें याद होंगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, सीईओ ऑफ एप्पल भी आपको पता होना चाहिए। सीईओ ऑफ एप्पल बता देती हूँ, टिम क्रुक है उसका नाम, टिम क्रुक इज द नेम ऑफ द सीईओ ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। और चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी अगर आपसे पूछा जाए तो, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो कैरमैन इसका नाम है, कैरमैन रेनहार्ट। आपको चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक भी पता होना चाहिए, कारमैन रेनहार्ट। और मार्केटिंग हेड ऑफ गूगल भी पता होना चाहिए, जिसको हम सीएमओ भी कहते हैं। सीएमओ अगर आपसे कोई पूछ ले, सीएमओ मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ गूगल, आपको सीएमओ पता होना चाहिए। गूगल का सीएमओ क्या है बेसिकली, लॉरेन, प्लीज ढंग से देखें स्पेलिंग को, लॉरेन ट्यूहेल। तो इसमें हमें बड़ी सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या क्या बताया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था गीता गोपीनाथ कौन है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था पेपर में कि गीता गोपीनाथ है कौन, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिस्ट है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता था कि ये जो इंडियन इकोनॉमिक्स है गीता गोपीनाथ, ये किस प्रोफाइल पे है, योर आंसर वुड बी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। अब क्वेश्चन आ सकता था थर्ड की आईएमएफ क्या है, तो आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फोर्थ क्वेश्चन आ सकता था कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है, यूएसए में। अगेन आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आ सकता था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दो, तो आपका आंसर होता 27 दिसंबर 1945। फिर आपके पास क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ सकता था सीईओ ऑफ एप्पल बता दो, योर आंसर वुड बी टिम क्रुक। फिर आपसे पूछा जा सकता है सीएमओ ऑफ गूगल बता दो, तो आंसर वुड बी लॉरेन ट्यूहेल। और अगर चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक पूछा जाता है, योर आंसर वुड बी कारमेन रेनहार्ट। तो आपको सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करी, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगेन जैसे ही आपके माइंड में क्लिक हो दिसंबर, तो दिसंबर में हमें 2 डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पढ़ी है डियर। कौन कौन सी स्टूडेंट्स, एक आपके माइंड में आना चाहिए सार्क पढ़ा था हमने,
सार्क की डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद है 8 दिसंबर 1985। अगेन 8 दिसंबर मतलब टोटल मेंबर्स कितने हैं सार्क के? 8 मेंबर्स। सारे सार्क के मेंबर्स आपको इमीडिएटली याद होने चाहिए। और अगेन जैसे ही दिसंबर आया आपके माइंड में IMF भी आना चाहिए, 27 दिसंबर 1945। उसका आपका सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ था स्टूडेंट्स? याद करो, जल्दी से मुझे आंसर करो, आपके माइंड में आना चाहिए। कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट? काठमांडू, नेपाल। वेरी नाइस। और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? थोड़ा सा जोर डालें, अभी बताया था ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? बांग्लादेश में। ध्यान रखें इस बात को। और कितने मेंबर्स ऐसे हैं सार्क के स्टूडेंट्स जो क्या बोलते हैं बिम्स्टेक का पार्ट है? ओनली 5 मेंबर्स आर देयर। और कितने मेंबर कंट्रीज ऐसे हैं जो सार्क का पार्ट, बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? 3 मेंबर्स। और वो कौन कौन से मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से रिकैप करें। एक तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हमारा पार्ट नहीं है। दूसरा हमारे पास कौन पार्ट नहीं है? अफगानिस्तान पार्ट नहीं है। और तीसरा मालदीव्स पार्ट नहीं है बिम्स्टेक का। याद रखें सारी इंफॉर्मेशन, इसलिए बार बार उसको रिलेट कर रही हूँ और आपको याद करवाने की ट्राई कर रही हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। द ओल्डर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? मुझे ये बताना है जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये ओल्डर नाम है किसी बैंक का। तो हमें ये बताना है कि ये जो ओल्डर बैंक है ये कौन सा बैंक है, मतलब कि ये जो ओल्ड नेम है इंपीरियल बैंक, अब उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें इंपीरियल बैंक किसका ओल्ड नेम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे CBI का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या है, तो इसका ओल्ड नेम स्टूडेंट्स क्या है? टाटा बैंक है इसका ओल्ड नेम। ध्यान रखें ये वाली बात। अब आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल 2020 से, मतलब मैं दिस ईयर की बात कर रही हूँ, हमारे ना बैंक्स क्या हो गए? मर्जअप हो गए। कुछ बैंक्स किसी के अंदर मर्ज हो गए। तो वो आपको मर्ज का एक बार चार्ट भी मैं पढ़वाना चाहूंगी, क्योंकि अगर बैंक्स रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको वो भी आना चाहिए। मेरे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसके अंदर 6 मर्ज्ड बैंक्स हैं जो मर्ज्ड हुए हैं जिसके अंदर, और 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो मर्ज्ड बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं। SBI में कुछ बैंक्स मर्ज हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, PNB में, केनरा बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इंडियन बैंक में। और ऐसे 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मतलब जो अभी भी किसी में मर्ज नहीं हुए। इंडियन ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक। तो हमारे पास कितनी अंडरटेकिंग्स है पब्लिक सेक्टर? 12, 6 मर्ज्ड बैंक और 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्लीज ये ध्यान रखें इंफॉर्मेशन। और ये कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ध्यान रखें इंपीरियल बैंक किसको कहते हैं? इंपीरियल बैंक किसका ओल्डर नेम है? SBI का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन देखें। Which of the following recently resumed its flight to Pakistan after 10 years? 10 years के बाद कौन सा फ्लाइट ऐसा है जिसने पाकिस्तान को रिज्यूम किया मतलब पाकिस्तान को जाने में, पाकिस्तान जाने में रिज्यूम करी अपनी फ्लाइट्स, क्योंकि उसने रोक रखी थी कि पाकिस्तान नहीं जाना। तो कौन सी ऐसी फ्लाइट है जिसने अभी अभी रिज्यूम किया है? तो आपका आंसर है ब्रिटिश एयरवेज ने। ब्रिटिश एयरवेज 10 साल से ज्यादा ही हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए। आफ्टर 10 years लिखा है स्टूडेंट, 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। ब्रिटिश एयरवेज ने अलाउ ही नहीं किया था पाकिस्तान जाने के लिए। तो कौन सी फ्लाइट है? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिटिश एयरवेज। और ब्रिटिश एयरवेज नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ की फ्लाइट है? यूके की फ्लाइट है, यूनाइटेड किंगडम की। एमाइरेट्स कहाँ की फ्लाइट है स्टूडेंट्स? UAE की। ये आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। UAE की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मैं मान के चल रही हूँ, मगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। और जेट एयरवेज और एयर इंडिया किसको बिलोंग कर रहा है? इंडिया को। नेक्स्ट आए जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि आफ्टर 10 years रिज्यूम की गई। किस कंट्री ने? आपको पता होनी चाहिए। और कौन सी कंट्री, कौन सी फ्लाइट से, ये मैंने आपको बता ही दिया। आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ओलंपिक्स 2020 विल बी हेल्ड इन। ओलंपिक्स 2020 किस देश में होना था? हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज जापान। जापान में होना था। और जापान में भी स्टूडेंट्स कहाँ होना था वो भी बता देती हूँ, टोक्यो होना था। जापान में भी टोक्यो में होना था। ये ओलंपिक्स 2020 होना था, क्यों बोल रही हूँ मैं, उसका भी कारण है, क्योंकि ड्यू टू कोविड 2019 पेंडेमिक ओलंपिक्स 2020 पहली बार हिस्ट्री में पोस्टपोन किया गया। अब इसकी जो न्यू डेट आई है स्टूडेंट्स, ओलंपिक की न्यू डेट्स भी नोट कर लें।
ओलंपिक की न्यू डेट जो आई है वो 23 जुलाई 2021 आई है, 23 जुलाई 2021, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में ओलंपिक्स को पोस्टपोन किया गया। 2020 में स्टूडेंट्स बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स भी ऑलरेडी डिले हो गए हैं, अगेन ओलंपिक्स भी डिले हो गया है। ओलंपिक्स 23 जुलाई 2021 को शिफ्ट कर दिया गया है और कहाँ पे होगा? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे है स्टूडेंट? जापान में। ये आपको याद होना चाहिए। और टोक्यो समझ लो कौन है टोक्यो? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन बोलते हैं ऐसे हम बेसिकली। चाइना की कैपिटल भी आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। आजकल चाइना बहुत न्यूज में है, बीजिंग। पेंडेमिक की वजह से चाइना भी बहुत न्यूज में है, तो चाइना के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। चाइना की कैपिटल वुड बी बीजिंग। और चाइना की करेंसी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। देखें जी, रेनमिनबी, ध्यान रखें, ये इसकी करेंसी है रेनमिनबी चाइना की। अगेन इंडोनेशिया की भी कैपिटल आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? जकार्ता। ये आप याद रखें, मेरे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें ऐसे ही कैपिटल की वजह से कोई जगह याद आ जाती है, तो ये कैपिटल्स, करेंसीज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनको प्लीज मिस आउट ना करें आप लोग। इसकी कैपिटल इंडोनेशिया की जकार्ता है। और इंडोनेशिया का भी मैं आपको वो बता दूं, इंडोनेशिया का करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया, ध्यान रखें। साउथ अफ्रीका की भी मैं आपको करेंसी, साउथ अफ्रीका की सबसे पहले मैं आपको कैपिटल बताती हूँ। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। इसकी बड़ी सारी कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की, लेजिस्लेटिव कैपिटल्स भी हैं। और साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड, प्लीज ध्यान रखें। साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी करेंसी है। और इंडोनेशिया की कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया। तो आपको क्या पता होना चाहिए? ओलंपिक 2020 जो होना था वो टोक्यो में होना चाहिए था। टोक्यो जापान की कैपिटल है, जापान की करेंसी येन है। और पहली बार हिस्ट्री में ये कैंसिल आउट हुआ है पेंडेमिक की वजह से। पेंडेमिक किसकी वजह से आया? चाइना की वजह से। चाइना की कैपिटल बीजिंग और इसकी करेंसी रेनमिनबी। और अब ओलंपिक्स कहाँ होना है? 23 जुलाई 2021 को। इंडोनेशिया की कैपिटल वुड बी जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी वुड बी इंडोनेशियन रुपया। साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया। और साउथ अफ्रीका की करेंसी वुड बी साउथ अफ्रीकन रैंड, प्लीज ध्यान रखें। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 10 ग्लांजा। ग्लांजा एक कार मॉडल है, किसने इंट्रोड्यूस किया? हम लोगों को ये पता होना चाहिए। ग्लांजा जो है कार मॉडल वो टोयोटा का है, तो टोयोटा का कार मॉडल है ग्लांजा। अब मुझे इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? इनकी टैगलाइंस और यू कैन से पंच लाइन्स हम लोगों को पता होना चाहिए। फोर्ड की पंच लाइन क्या है स्टूडेंट्स? गो फर्दर। तो आपको कई बार क्वेश्चन में पंच लाइन्स पूछ लेता है, तो आपको इनकी पंच लाइन्स पता होनी चाहिए। पंच लाइन्स कह लो, टैगलाइंस कह लो। हुंडई की आपको पता होनी चाहिए। हुंडई की है न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज, याद रखें। न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज हुंडई की है। टोयोटा की क्या है? लेट्स गो प्लेसेस। टोयोटा की वैसे बहुत सारी है, मगर जो फेमस चलती है वो ये चलती है, लेट्स गो प्लेसेस के नाम से। और मित्सुबिशी की भी याद होनी चाहिए आपको, ड्राइव योर एम्बिशन। तो अगर मैं बोलूं ड्राइव योर एम्बिशन किसकी है, तो ड्राइव योर एम्बिशन आपकी मित्सुबिशी की है। ड्राइव योर एम्बिशन। आपको टैगलाइन सारी पता होनी चाहिए। ग्लांजा किसका मॉडल है? टोयोटा का। टोयोटा की पंच लाइन लेट्स गो प्लेसेस। हुंडई की न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। फोर्ड की गो फर्दर। और मित्सुबिशी की ड्राइव योर एम्बिशन। तो ये आपको सारी टैगलाइंस या यू कैन से पंच लाइन्स आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एसडीजी। SDG in the context of development agenda proposed by the United Nations stands for। ये कोई डेवलपमेंट एजेंडा है, प्रपोजल है, जो किसने प्रपोज किया? यूएनओ ने प्रपोज किया। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और ये किसने प्रपोज किया है? यूनाइटेड नेशन ने। बेसिकली ये है क्या एसडीजी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एसडीजी को हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स।
तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में कि ग्लोबल गोल्स के बारे में बताओ, तो ग्लोबल गोल्स भी बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही हैं, और ये अडॉप्ट करा है यूएन ने कौन से ईयर में, 2015 में अडॉप्ट किया है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको ओरली बता देती हूँ, ध्यान से मुझे समझें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल कॉल है टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, ताकि पॉवर्टी एंड कर सके, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, प्लैनेट को बचा सके, एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। तो ये सारे पीपल एंजॉय कर सके पीस और प्रॉस्पेरिटी कौन से ईयर तक, 2030 तक। ये बेसिकली एजेंडा है किसका, एसडीजी का, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12, who established Good Weave as the first voluntary labeling, monitoring, certification system of rugs manufactured without the use of child labor in South Asia? तो किसने एस्टेब्लिश किया गुड वीव्स, रग्स मैंने जो बेसिकली कारपेट होता है उसके अंदर चाइल्ड लेबर का यूज नहीं होना चाहिए, किसने एस्टेब्लिश किया? ये लेबलिंग और मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम किसने एस्टेब्लिश किया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे अभी करंट अफेयर्स में, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन, कैलाश सत्यार्थी। अब ये कैलाश सत्यार्थी बेसिकली क्या है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर भी है। अगर कोई ऐसे पूछ ले कि ये कौन है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली सोशल रिफॉर्मर है, वो भी इंडियन सोशल रिफॉर्मर है। और इन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी थी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में, एंड द यूनिवर्सल राइट ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के पर्पज से भी इन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी थी कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो कैलाश सत्यार्थी का नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर अनअवेलेबल, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अनअवेलेबल हुए, हु अमंग द फॉलोइंग वुड डिस्चार्ज द फंक्शन, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा पर्सन डिस्चार्ज करेगा, आपको पता होना चाहिए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डिस्चार्ज करेगा, सीजेआई। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए सीजेआई की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा सीजेआई बोलते हैं। सीजेआई इज नथिंग बट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अनअवेलेबल होंगे तो उसकी जगह फंक्शन डिस्चार्ज ऑलवेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चल रहा है, उसका नाम याद होना चाहिए। उसका नाम बेसिकली है बेटा शरद, ध्यान से देखें, शरद अरविंद बोबडे। तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, एक तो ऐसे ही जैसे मैंने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सीजीआई की फुल फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है सीजीआई करंट 2020 में चल कौन रहा है, क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। सो योर आंसर वुड बी शरद अरविंद बोबडे। ठीक है जी। लोकसभा का स्पीकर भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का स्पीकर का नाम क्या है, ओम बिरला। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी। और बस आपको ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लोकसभा स्पीकर करंट में ओम बिरला चल रहा है, चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे चल रहा है। सीजीआई की फुल फॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अनअवेलेबल होंगे तो कौन फंक्शन डिस्चार्ज करेगा, सीजीआई, याद रखें। नेक्स्ट इज 14, सुनील अरोड़ा। ये सुनील अरोड़ा कौन है वो ध्यान रखें। सुनील अरोड़ा बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ऑप्शन नंबर डी। सुनील अरोड़ा ध्यान रखें कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड होता है, हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कई बार क्वेश्चन में ऐसा, पेपर में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट कौन करता है, तो योर आंसर वुड बी वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और इस वक्त 2020 में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील अरोड़ा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, हेड होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का, प्लीज ध्यान रखें। और हमें ये पता होना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है स्टूडेंट्स जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है जी। आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पता होना चाहिए, जनरल मनोज मुकुंद नरावने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हेड ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन,
कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन हमारे पास? सुनील अरोड़ा। ठीक है जी। डिप्टी गवर्नर भी पता होना चाहिए, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन चल रहा है? एनएस विश्वनाथन। विश्वनाथन। तो अगर आपसे कोई पूछे डिप्टी गवर्नर बता दें आरबीआई का, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो एनएस विश्वनाथन। और अगर आपसे कोई पूछे गवर्नर बता दो, किसका गवर्नर बता दो? आरबीआई का, गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर मैं आरबीआई का गवर्नर पूछूं तो आपको गवर्नर भी पता होना चाहिए, शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास। गवर्नर पूछे तो शक्ति कांता दास, डिप्टी गवर्नर पूछे आरबीआई का तो एनएस विश्वनाथन। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसका हेड होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। फिलहाल में कौन चल रहा है? सुनील अरोड़ा। ये आपको सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली लेजिस्फेयर जो पॉलिसी है वो किसने अडॉप्ट करी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्फेयर पॉलिसी है क्या। बेसिकली लेजिस्फेयर जो टर्म है ना वो फ्रेंच टर्म है और उसका मतलब स्टूडेंट्स होता है लीव अलोन, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। लेजिस्फेयर फ्रेंच टर्म है। अब लेजिस्फेयर पॉलिसी होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। इसका मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक अफेयर्स। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम हो इकोनॉमिक अफेयर्स में, उसे लेजिस्फेयर पॉलिसी कहते हैं। तो ये कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट की जाती है? नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि मुझे फ्री छोड़ना है, इंटरफेरेंस कम चाहिए, तो कैसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए? रेगुलेटेड भी नहीं, कंट्रोल्ड भी नहीं, ओपन, क्योंकि हमें फ्री छोड़ना है इस पॉलिसी में। तो फ्री मतलब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए? ओपन। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लेजिस्फेयर जो है वो टर्म कौन से कंट्री की है? तो आप कहोगे फ्रेंच है, फ्रेंच टर्म है। क्या मीनिंग है? लीव अलोन मीनिंग है। लेजिस्फेयर पॉलिसी क्या होता है? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स। और बेसिकली ये कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट की जाती है ये भी पता होना चाहिए। वो इकोनॉमिक सिस्टम है ओपन इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में लिखा गया है हमें ये पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है? अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है आर्टिकल 17। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बना हुआ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कई बातें बताने वाली हूँ, प्लीज मुझे ध्यान से सुने। अब मुझे ये पता होना चाहिए आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स लिखा है कि टाइटल्स हम नहीं देंगे, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बस आपको यही पता होना चाहिए आर्टिकल 18 में क्या लिखा है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 19 बेसिकली क्या है? आर्टिकल 19 के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे राइट्स की प्रोटेक्शन लिखी गई है। आर्टिकल 19 डिस्कस करने से पहले मैं आर्टिकल 20 डिस्कस करती हूँ। आर्टिकल 20 में क्या लिखा है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस क्वेश्चन में मैं जितने भी आपको चीजें बताने वाली हूँ वो सारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 20 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस लिखा है। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स लिखा है। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा है। आर्टिकल 19 में मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, आर्टिकल 19 में बहुत सारे प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स लिखे हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स आपको थोड़ा सा मैं ओरली बताऊंगी कि किस तरह के राइट्स लिखे हुए हैं आर्टिकल 19 में। प्लीज मुझे बड़े ध्यान से सुने कि वो सर्टेन राइट्स क्या हैं। आर्टिकल 19 में कौन कौन से किस राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच और एक्सप्रेशन को फ्रीडम दिया गया है। और टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हम असेंबल इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली मतलब आराम से शांतिपूर्ण, और विदाउट आर्म्स हमारे हाथ में आर्म्स नहीं होने चाहिए। आर्म्स एंड एमिनेशन की बात कर रहा है आपसे। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, हम पूरे कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं।
टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी किसी भी इंडिया के टेरिटरी में रह सकते हैं, और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और हम किसी भी प्रकार का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे ही राइट्स कहाँ लिखे हैं? आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन है, आर्टिकल 18 में टाइटल्स को अबॉलिश करना है, आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन है सर्टेन राइट्स की, जैसे स्पीच एंड फ्रीडम हो गया, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जो गिल्टी है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, उनकी प्रोटेक्शन लिखी है आर्टिकल 20 में। अब मैं आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने जा रही हूं, जिसका नाम है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 सबसे पहले आर्टिकल 32 को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पेपर में पूछा जाए कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल 32 को। और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था आर्टिकल 32 को? ये भी आप समझ ले, बाय बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ये वाला टाइटल दिया गया था, किसको दिया गया था? आर्टिकल 32 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आर्टिकल 32 में लिखा क्या है वो भी बताती हूँ। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट पूरा नहीं करने दे सकता, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में लिखा है। अब आर्टिकल 32 में क्या लिखा है? कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम डायरेक्टली एससी और एचसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार कह रही हूं आपसे। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि टोटल हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल आर्टिकल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? 448 आर्टिकल्स है। आर्टिकल समझते हो? लेट अस सपोज ए बुक ले लो, बुक में कितने चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स इज कॉल्ड आर्टिकल्स। आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ, आर्टिकल्स क्या है? बेसिकली चैप्टर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे समझ लो, मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। हमारे पास पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट? 25 पार्ट्स हैं। पार्ट्स को चैप्टर मान लो, आर्टिकल्स को सब टॉपिक्स मान लो या सब चैप्टर्स मान लो। तो कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? 25। कितने सब पार्ट्स हैं? 448 आर्टिकल्स। उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्केड्यूल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, स्केड्यूल्स कितने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स मतलब वो इंपॉर्टेंट बातें, जिसे हम कहते हैं ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, इस बुक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, वो स्केड्यूल्स होते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कितने आर्टिकल्स? 448 आर्टिकल्स। कितने पार्ट्स? 25 पार्ट्स। कितने स्केड्यूल्स? 12 स्केड्यूल्स। ये आप याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, और आर्टिकल 32 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने नाम दिया? बी.आर. अम्बेडकर ने। और आर्टिकल 32 में स्टूडेंट्स क्या लिखा है? अगर कोई आपका एफआर ब्रीच कर रहा हो, एफआर पूरा ना करने दे रहा हो, एफआर स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट आपको पूरा ना करने दे रहा हो, तो आप डायरेक्टली कहां विजिट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विजिट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो ये आर्टिकल 32 कहता है हमसे। तो आर्टिकल 32 मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया भी हुआ था, और ज्यादातर हर एग्जामिनेशन में, आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में बैठ जाएं, आर्टिकल 32 पे क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाता है। इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूं, ध्यान रखें आर्टिकल 32। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 17। सुल्तान अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये जो कप है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? योर आंसर वुड बी हॉकी। तो ये कप किस लिए दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। ये कप हॉकी में दिया जाता है। हॉकी के और बहुत सारे कप्स हैं, नेशनल कप और ट्रॉफी गिनवा रही हूँ। एक आगा खान कप, इसके ऊपर भी ना क्वेश्चन पेपर में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। आगा खान कप किससे रिलेटेड है? तो आप ध्यान रखें, आगा खान कप भी हॉकी से रिलेटेड है। एक आता है ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद भी स्टूडेंट किससे रिलेटेड है? ध्यानचंद ना प्लेयर हुआ करते थे, किसके? हॉकी के। तो
उन्हीं के नाम पे ट्रॉफी रखी गई थी, नेशनल ट्रॉफी। तो ध्यान रखें ध्यानचंद ट्रॉफी भी किसका है, हॉकी का, क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के ही वो रहे थे, मेंबर रहे थे, मेंबर नहीं कहूंगी तो कहूंगी स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे। और एक और पूछा जाता है हॉकी में, मुरुगप्पा गोल्ड कप। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप भी किसमें दिया जाता है, हॉकी में। ये सब नेशनल है, ध्यान रखें, ये नेशनल कप एंड ट्रॉफीज हैं जो मैं आपको गिनवा रही हूँ। मुरुगप्पा, मुरुगप्पा प्लीज ध्यान रखें, मुरुगप्पा गोल्ड कप। तो मैंने आपको 4 चीजें गिनवाई किसके अंदर, हॉकी में। सुल्तान अजलन शाह कप भी हॉकी से रिलेटेड है, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है। क्रिकेट के भी नेशनल गिनवा देती हूँ। क्रिकेट के नेशनल एक तो सीके नायडू ट्रॉफी। अगर आपसे कहे कि सीके नायडू ट्रॉफी किसको बिलोंग करती है, तो आप ध्यान रखें सीके नायडू ट्रॉफी हमारे क्रिकेट को बिलोंग करती है। दिलीप ट्रॉफी भी, दिलीप ट्रॉफी भी हमारे क्रिकेट को ही बिलोंग करती है। और एक और चीज बता दूं, नेहरू कप, नेहरू कप भी हमारे क्रिकेट को ही बिलोंग करता है। तो कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर इन कप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको स्पोर्ट्स बताना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सीके नायडू, दिलीप और नेहरू कप। ऐसे मैं आपको टेबल टेनिस के बारे में और बैडमिंटन के बारे में भी बता देती हूँ। पहले टेबल टेनिस के बारे में बता देती हूँ स्टूडेंट्स। टेबल टेनिस में एक जयलक्ष्मी कप है। जयलक्ष्मी नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये किसके लिए है, बेसिकली विमेन के लिए। जयलक्ष्मी कप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल टेनिस का, इसलिए हम ज्यादा इसको लर्न करेंगे नहीं, ब्रेन में सिर्फ उतना ही रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको एक टेबल टेनिस का गिनवा ही दिया। बैडमिंटन का आपको गिनवा देती हूँ। बैडमिंटन में बड़े सारे कप्स हैं, जैसे अग्रवाल कप। अग्रवाल कप भी किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, बैडमिंटन को। और गिनवाती हूँ नारंग कप। नारंग कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। और एक लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी किसको बिलोंग करती है स्टूडेंट, ये भी बैडमिंटन को बिलोंग करती है। तो मैंने आपको बेसिकली ना इंपॉर्टेंट बताई है, सिर्फ हमें वही याद करना होता है जो कॉमनली पेपर में पूछा जाता है। सब कुछ याद करने की हमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हॉकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन के बारे में भी आ जाता है कई बार, नारंग कप किससे रिलेटेड है, तो आप ये सारी चीजें याद कर लें। नेक्स्ट इज 18th, द टेलीकॉम कंपनी नोकिया ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो टेलीकॉम कंपनी थी नोकिया, वो ओरिजिनली किस कंट्री को बिलोंग कर रही थी, योर आंसर वुड बी फिनलैंड। फिनलैंड को बिलोंग कर रही थी, वो ओरिजिनली फिनलैंड की थी। फिनलैंड की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। हेलसिंकी इसकी कैपिटल होती है, याद होनी चाहिए। यूएस की तो आपको पता ही है, वॉशिंगटन डीसी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी हम लोगों ने वॉशिंगटन डीसी कहीं पढ़ा था, किसी का हेडक्वार्टर था, बता सकते हैं वॉशिंगटन डीसी किसका हेडक्वार्टर था, बताएं जल्दी से। जिसका भी हेडक्वार्टर था उसका मुझे आपने फाउंडर डेट भी देनी है। प्लीज हरी अप स्टूडेंट, सोचे फटाफट से मेरे लिए। मैं इतने आपको बताती हूँ, स्वीडन की जो आपकी कैपिटल है वो स्टॉकहोम है, और डेनमार्क की कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन भी बड़ा न्यूज में रहता है, अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो कोपेनहेगन भी बड़ी फेमस जगह है। किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की। मैंने आपको सारी कैपिटल्स बता दी हैं, और ये स्टॉकहोम है, प्लीज ध्यान रखें, स्टॉकहोम। हाँ जी, याद आया। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। और आईएमएफ क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फाउंडेड डेट क्या है हमारे पास, 27 दिसंबर 1945। दिसंबर में एक और की क्या बोलते हैं फाउंडर डेट है, बता सकते हैं किसकी, साफ की। कितने मेंबर्स हैं टोटल, 8। फाउंडेड डेट क्या है उसकी, साफ की, 8 दिसंबर 1985। और हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। सारी चीजें रिलेशन में याद रखें। येन किसकी करेंसी है, येन किसकी करेंसी, अभी हमने पढ़ा था, जापान की। टोक्यो में क्या होने वाला है, ओलंपिक्स 2020। ओलंपिक्स 2020 पोस्टपोन किस वजह से हुआ, चाइना, पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। रिलेशन में याद रखें, सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें 19, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री क्या है, वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री है।
ध्यान रखें। अगेन मैं आपको कैपिटल्स गिनवाना चाहूंगी यहाँ पे। मालदीव्स याद है, मालदीव्स किसका मेंबर है? सार्क का मेंबर है। क्या ये बिम्स्टेक का मेंबर है? नो, मालदीव्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। याद रखें सारी चीजें। बिम्स्टेक के फाउंडेड डेट क्या है? 6 जून 1997। मालदीव्स, मालदीव्स की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, माले। माले है मालदीव्स की कैपिटल। पेरू की कैपिटल लीमा है, लीमा। लीमा इसकी कैपिटल है। भूटान की तो आई थिंक आपको याद होनी चाहिए, थिम्पू। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। और वेटिकन सिटी की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, याद रखें इस चीज को। नेक्स्ट वन देखें। Which among the following state of India is best known for saffron cultivation? saffron cultivation के लिए बेस्ट कौन सा स्टेट है इंडिया में? आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। जम्मू एंड कश्मीर इज वेल नोन फॉर saffron। सेफ्रॉन के लिए जम्मू एंड कश्मीर हमारा फेमस है। जल्दी से देखेंगे सिक्किम किस चीज के लिए फेमस है। सिक्किम जो है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। अगेन ध्यान रखें, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है किसकी? इंडिया की। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ध्यान रखें। और सिक्किम बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी है, टूरिज्म स्पॉट है हमारा सिक्किम, है ना जी। और सिक्किम की लार्जेस्ट सिटी क्या है? गैंगटॉक। और गैंगटॉक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की ही कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी सिक्किम की गैंगटॉक ही है और गैंगटॉक उसकी कैपिटल भी बनाती है। नेक्स्ट आएगी मेघालय। मेघालय में 70% ऑफ द मेघालय फॉरेस्टेड है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। इसमें हिल्स ही हिल्स है मेघालय में। मेघालय की कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, 70% फॉरेस्टेड है। और कई बार आपके पेपर में आता है ये खासी हिल्स कहाँ बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रखें जो खासी हिल्स है ना वो बेसिकली मेघालय में पड़ती हैं। नेक्स्ट, असम किसके लिए फेमस है? पहले असम की कैपिटल देखें। असम की कैपिटल स्टूडेंट दिसपुर है। असम बेसिकली फेमस किसके लिए है? टी के लिए फेमस है और सिल्क के लिए भी फेमस है। एसमी सिल्क भी फेमस है और एसमीज टी भी फेमस है। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ जो मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताई। याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस अगेन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जीके का पेपर ना बेटा कहीं से भी आ सकता है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही वास्ट है। क्योंकि ये इतना वास्ट है, दैट इज वाई ये कभी भी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बात का इसलिए ध्यान रखें, इसलिए मैं आपको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट पर्सन? किस स्पोर्ट पर्सन की ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी मतलब जो हम खुद लिखते हैं। किसकी ऑटोबायोग्राफी, किस स्पोर्ट्स पर्सन की? एस अगेंस्ट ऑड्स। तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है ये। और सानिया मिर्जा कौन सी प्लेयर है? टेनिस प्लेयर है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए जी, ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर की भी आपको पता होनी चाहिए, प्लेइंग इट इन माई वे। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान दें, प्लेइंग इट इन माई वे, ये बेसिकली क्या है? इसकी ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। मैथिली राज कौन है? मैथिली राज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथिली राज कैपिटल है विमेन नेशनल क्रिकेट टीम की, कैप्टन है बेसिकली ये मैथिली राज, ध्यान रखें। अभिनव बिंद्रा की भी आपको पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा इंडियन शूटर है और गोल्ड मेडलिस्ट है ना। और इसकी ऑटोबायोग्राफी बेसिकली क्या है? इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको पता होना चाहिए, अ शॉट एट हिस्ट्री। शॉट एट हिस्ट्री इसकी ऑटोबायोग्राफी है। मैथिली राज कई बार हमारे क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम की कैप्टन है। सानिया मिर्जा की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एस अगेंस्ट ऑड्स, अभिनव बिंद्रा की शूट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा कौन है? गोल्ड मेडलिस्ट है और इंडियन शूटर है, ठीक है जी। और सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन देखते हैं। Which committee has been constituted by the union government to continuously monitor the solutions to air pollution? Air pollution की continuously monitor करने के लिए, solution provide करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम स्टूडेंट्स क्या है? सीके मिश्रा कमेटी। तो पेपर में आ जाता है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी एयर पॉल्यूशन को बेसिकली मॉनिटर करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। दैट कमेटी नेम वुड बी सीके मिश्रा कमेटी। नेक्स्ट वन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओजोन लेयर कौन से उसमें पाई जाती है? आपको ये बताना चाहिए था कौन से लेयर में।
तो आपको लेयर पता होना चाहिए। तो लेयर बेसिकली क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ फाउंड आउट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर पे। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या है, जनन पीठ अवार्ड इज गिवन फॉर। जनन पीठ अवार्ड बेसिकली किस लिए दिया जाता है, बेसिकली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर दिया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में आपके पेपर में आता है ये कि जनन पीठ अवार्ड कब दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो जब भी कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग होता है लिटरेचर में तब दिया जाता है ये। Next is 25th, a very, 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 very important question. Todermal. Todermal was the famous revenue minister of which famous Mughal emperor? किस फेमस मुगल एम्परर का टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था, वो हमें बात पता होनी चाहिए। वो फेमस कौन है, अकबर। अकबर एक मुगल एम्परर था जिसका फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, टोडरमल। टोडरमल के बारे में एग्जाम में बहुत बार आता है। औरंगजेब के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। औरंगजेब ने इम्पोज किया था जिजिया। प्लीज ध्यान रखें, कई लोग जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा जिजिया इसने इम्पोज किया था। और जिजिया क्या था, बेसिकली मिलिट्री टैक्स था। मगर ये किस पे लगाया जाता था, ऑन नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, जो मुस्लिम्स नहीं होते थे उन पे लगाया जाता था जिजिया। तो पेपर में कई बार आ जाता है जिजिया किसने इंट्रोड्यूस किया, योर आंसर वुड बी औरंगजेब। जिजिया है क्या, मिलिट्री टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। अगेन एक और चीज बताना चाहूंगी बहादुर शाह जफर के बारे में, जिसको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता था। बहादुर शाह जो शाह जफर था वो बेसिकली फेयरेस्ट क्या था हमारे पास, मुगल एम्परर। फेमस मुगल एम्परर था बेसिकली। और ये हिंदूज को ट्रीट करता था जैसे अदर मुस्लिम्स को ट्रीट करता था। ये सारे रिलीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था बहादुर शाह जफर। और ये सेंसिटिव था टुवर्ड्स द रिलीजन्स एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज के सेंटिमेंट्स के तरफ भी ये बड़ा सेंसिटिव था। और ये ऐसा मुगल एम्परर हुआ है जो बहुत ही केयर करता था हिंदूज की, जैसे वो मुस्लिम्स की करता था ऐसे हिंदूज की केयर करता था। कौन, बहादुर शाह जफर। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वो मुगल एम्परर का नाम बताओ जो हिंदूज के लिए केयर करता था। सो योर आंसर वुड बी बहादुर शाह जफर। ठीक है जी। औरंगजेब ने कौन सा टैक्स इंपोज किया था, जिजिया किस पे लगता था, मिलिट्री टैक्स था, किस पे लगता था, नॉन मुस्लिम्स पे। और टोडरमल फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर किसके उसमें आया था, कोर्ट में, अकबर के। ये ध्यान रखें, अकबर के टर्म के उसमें आया था रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। तो ये मैंने आपसे ना कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसमें से मैंने सारे ही प्रीवियस क्वेश्चंस को जॉट डाउन करके आपको बहुत सारे फैक्ट्स प्रोवाइड करने को मैंने कोशिश करी है। बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इन दिस पर्टिकुलर सेशन, वो आपने सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और लोगों को इस पेंडेमिक सिचुएशन में हेल्प करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम ऑलरेडी सर पे है ही। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे आए, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आए एग्जाम्स में। डू प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय एवरीबॉडी।